फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कैटेगरी देखेंगे। जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरी में हैं। और ये देखो, बहुत से हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसने किया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IUCN ने, उन्होंने क्लासीफाई किया है इस तरीके से। नॉर्मल स्पीसीज कौन सी हैं? वो स्पीसीज जिनकी जो पॉपुलेशन है वो लेवल है, कंसीडर टू बी नॉर्मल, जिसको नॉर्मल माना जाता है सर्वाइवल के लिए, जिसमें आ जाते हैं कैटल्स, साल, पाइन, रोडेंट्स, ये वाले हैं। उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं? ये वो स्पीसीज हैं जिसको खतरा है, खत्म होने का खतरा है। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट। इनका सर्वाइव करना अभी मुश्किल हो सकता है अगर नेगेटिव फैक्टर ऐसे ही रहेंगे और ये डिक्लाइन होते रहेंगे, इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती रहेगी, तो ये खत्म हो सकते हैं, खतरा है। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज कैसे कौन कौन से हैं? वो है ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एज है, इंडियन राइनो है, लाइन टेल मैक्यू, सेंगाई, ब्रो एंटर डियर इन अ मणिपुर। ये सब क्या है? ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। उसके बाद आ जाता है वल्नरेबल स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन। ये वो वाले वल्नरेबल वो वाले हैं जो जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड, यानी कि एंडेंजर्ड वाली कंडीशन को भी ये पार कर चुके हैं। कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज टू ऑपरेट, यानी कि बिल्कुल खत्म होने ही वाले हैं, मूव हो रहे हैं ये एंडेंजर्ड वाली कैटेगरीज से। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से स्पीसीज हैं? जैसे कि ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगटिक और डॉल्फिन है, ये वाले एनिमल्स हैं। आगे है रियर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज में स्पीसीज with small population many move into the endangered or vulnerable categories if then ये देखो, ये वाले कौन सी हैं? ये वो स्मॉल पॉपुलेशन है इनकी, और ये एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी से मूव कर रहे हैं, मूव इनटू, ठीक है, मूव कर रहे हैं इनमें से। और अगर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कंटिन्यूसली तो ऐसे ही अफेक्ट होते रहेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? हिमालयन ब्राउन बियर है, एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल है। आगे है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी हैं? दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। तो ये वो वाली स्पीसीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और आइसोलेटेड बाय अ नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ऑफ अंडेमान टील, निकोबार पिजन, अंडेमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये एंडेमिक पर स्पीसीज हैं। आगे भाई एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन कौन सी हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो भाई अब इतनी सर्च करने के बाद भी अब नहीं हैं। ओके, इनको नामो निशान नहीं रहा लाइकली एरिया विच दे में, अगर जहाँ पे पहले पाई जाती थी। और स्पीसीज में भी एक्सटेंड फ्रॉम अ लोकल एरिया, लोकल एरिया से बिल्कुल ही ये खत्म हो चुकी हैं, रीजन, कंट्री और कॉन्टिनेंट और इवन अर्थ से। इसकी एग्जांपल है स्पीसीज जैसे कि एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। ओके, तो ये भाई उसके बाद भाई बहुत से, ये देखो एशियाटिक चीता एंड वेयर डिड दे गो। तो ये एशियाटिक चीता वेयर डिड दे गो, ये क्या है? द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल। तो ये सबसे चीता है ना, ये सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल है चीता, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? Actonius juvenatus is a unique and specialized member of the cat family। cat family का member है and can move at least, तो इसकी स्पीड देखिए 112 किलोमीटर पर आवर है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। तो मिस्टेकन यानी कि इसमें थोड़ा सा चीता और लेपर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स इज अ डिस्टिंग्विश मार्क्स आर ऑफ द लॉन्ग teardrop shaped line on each side of the nose
फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आईज टू इट्स माउथ। तो भाई इनमें थोड़ा सा फर्क है, चीता और लेपर्ड में फर्क है। क्या फर्क है? इनमें ना एक मार्क होता है, लॉन्ग मार्क है, कहाँ पे? टीयर ड्रॉप शेप का एक मार्क है। कहाँ पे है? दोनों, ईच साइड ऑफ द नोज, नोज के दोनों साइड एक मार्क है, कॉर्नर तक जाता है, माउथ से आई से के कॉर्नर तक जाता है। प्रायर टू 20th सेंचुरी चीता वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। अफ्रीका और एशिया में ही पाए जाते हैं। टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट। तो जो एशिया का जो चीता है वो तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबिलिटी हैबिटेट, क्योंकि उनको हैबिटेट नहीं मिला, रहने के लिए जगह नहीं मिली, उनको उसका शिकार नहीं मिला। द स्पीसीज वाज डिक्लाइन एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। ऐसा माना जाता है 1952 में ये स्पीसीज बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच अ fearful depletion of the flora and fauna। तो इससे क्या होगा? फ्लोरा एंड फोना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये सब कुछ होता रहा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये इसको आप बताइए। इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी आर ट्रांसफॉर्म्ड नेचर। अगर आप ध्यान से देखो तो देखना कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं इस नेचर को। आर सोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, wood, barks, leaves, rubber, medicine, dyes, food, फ्यूल, fodder, manure, etc. ये सब कुछ जो हमें मिलता है ये फॉरेस्ट और ये वाइल्ड लाइफ से ही मिलता है। लकड़ी भी हमें इससे मिलती है, बार्क्स हो गए, लीव्स हो गए, रबर हो गई, मेडिसिन हो गई, डाइज हो गए, फूड फ्यूल, सब कुछ हम इसी से लेते हैं। ठीक है, सो it is we observe who had depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railway, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका डिप्लेशन हुआ। कब हुआ? कॉलोनीज, जब हमारे इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, ओके, ब्रिटिशर की कॉलोनी थी। रेलवे बनाने के लिए, एग्रीकल्चर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए थी, ओके, रेलवे के लिए, कमर्शियल और साइंटिफिक और माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए दरख्तों को काटा गया। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन। तो उसके बाद भी ये ऐसा नहीं कि वो ब्रिटिशर चले गए तो उसके बाद हमने भाई इसका संभालना शुरू कर दिया, नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद क्या, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। बहुत से कॉजेज हैं, ये फॉरेस्ट डिप्लेशन होता गया। 1951 और 1980 में अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कवर्ड इनटू द एग्रीकल्चर। तो इन आंकड़ों के हिसाब से 1951 से 1980 में जो हमारे इंडिया फॉरेस्ट्री एरिया था वो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर था, और जिसमें उसको एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट कर लिया गया था। लैंड ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। Substantial part of the tribal belts, especially in the northern, eastern and central India, have been deforested or are degraded by the shifting cultivation। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण, जिसको झुम भी बोला जाता है, जिसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है बताऊँ आपको मैं, कि एक पीस ऑफ लैंड है, तो उस पर क्या करते हैं, लगातार जब बार उस पर बहुत सालों तक खेती की, बहुत सालों तक वहाँ पे खेती की, तो अब बहुत ज़्यादा उस पर काम करवा लिया गया है, उस ज़मीन से बहुत ज़्यादा उसकी जो उपजाऊ फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। तो फिर क्या, वो उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं, उस पर वो कुछ नहीं उगाते। फिर भाई उनको और लैंड भी तो चाहिए, क्योंकि भाई खाना तो खाना है, फिर उगानी भी पड़ेंगी फसल। तो आगे जो दरख्त हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको काट दिया जाता है और उसको बना लिया जाता है वो ज़मीन जिस पे वो खेती करेंगे, जिससे क्या हो रहा है, ये भी फॉरेस्ट हो रहे हैं कम। इस ऐसे होता है, इसी को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, यानी कि कल्टीवेशन करने के लिए और लैंड पे शिफ्ट कर जाना, ऐसे याद करके रख सकते हो।
आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड, क्या हम ब्लेम कर सकते हैं जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसको ब्लेम कर सकते हैं इसके लिए? सम ऑफ आर इन्वायरमेंट एक्टिविटीज से दैट द प्रमोशन ऑफ द फ्यू फेवर स्पीसीज इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया has been carried through the ironically term in enrichment plantation, in which a single commercial valuable species was extensively planted and other species eliminated. For instance, the teak monoculture has damaged the natural forest in South India, and a cheat pine, Pinus rockburgi plantation in the Himalayan have placed the Himalayan oak and रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट। तो भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा तो है भाई, क्योंकि हमारे इंडिया वालों ने तो मना भी किया था, जैसे कि उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं ये प्लांट नहीं उगाएंगे, ये नहीं करेंगे, है ना। तो जब वो उनको बोलते थे कि आप ये उगाओ तो वो मना भी कर देते थे। तो इससे और भी बहुत से कारण है, वो सिर्फ ये इसका उनको इतना पता था कि क्योंकि भाई उनको फ़ायदा कम हो रहा था, ये ब्रिटिशर को ज़्यादा हो रहा था, ये हो सकता है ना, इसलिए तभी उन्होंने मना किया था। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। ये लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इससे की वजह से भी फॉरेस्ट लॉस हो रही हैं। 1951 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट वॉज क्लियर। तो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दिया गया फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। किसके लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए? रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूस विद द प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश में, जिसमें इन्यूडेट 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि इतने फॉरेस्ट को मतलब काट दिया गया था। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग की वजह से भी, माइनिंग करने के लिए भी फॉरेस्ट काटे जाते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डेलोमाइट माइनिंग। तो भाई ज़्यादा माइनिंग करने के कारण वेस्ट बंगाल की एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे उसको खतरा है। इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ द सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। तो क्या जी, जैसे कि बहुत से माइग्रेशन के लिए वो ब्लॉक्ड हो गए हैं, और जैसे कि ग्रेट इंडियन एलिफेंट है, इसको भी यानी कि एक तरह का खतरा है ना। आगे आ जाता है मैनी फॉरेस्ट एंड environmentalists hold the view that the great degradation factor behind the depletion of forest resource are grazing and fuel wood collection। तो ऐसा भी मानते हैं कि भाई ग्रेजिंग के कारण और ये फ्यूल के लिए वुड कलेक्शन का भी एक कारण हो सकता है, इनका फॉरेस्ट का डिप्लेशन यानी कि खात्मा, ठीक है, पतन। थ्रू देयर मे बी सम सबसिस्टेंस इन देयर आर्गूमेंट। तो कुछ तो महत्व है इसके आर्गूमेंट का, इनकी येट द फैक्ट रिमेन्स दैट अ सब्सिस्टेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फोडर डिमांड्स इज मेट बाय द लूपिंग रादर दैन बाय अ फीलिंग एंटायर ट्रीज। तो क्या जी, फिर इसके लिए कुछ तो भाई फोडर भी तो चाहिए, उसकी डिमांड भी तो है, इसीलिए तो करना तो पड़ता है इनको। द फॉरेस्ट इको सिस्टम्स आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट valuable forest produce minerals and other resources that met the demands of the rapidly expanding industries urban economy. These projected area thus means a different things to a different place, and therein lies the fertile ground for conflicts. Okay, आगे द हिमालय यू इन ट्रबल, हिमालय यू इन ट्रबल देखना है। ये भी कितना हो गया, ये हमारा 14 मिनट की हो गई, देखें कितना का है, फिर उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। चलो कर लेते हैं फिर, हाँ चलिए कर लेते हैं। हिमालय यू इन ट्रबल। द हिमालयन यू टैक्सिस वैलाचियाना इज अ मेडिकल प्लांट, एक मेडिकल प्लांट है
फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और अरुणाचल दोनों प्रदेश में पाया जाता है। केमिकल कंपाउंड है जिसको हम टैक्सोल बोलते हैं, इसको ये बाक, नीडल, स्विंग्स, रूट्स ऑफ द ट्री से निकाला जाता है। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स, तो बहुत से कैंसर्स को ट्रीट करने में लिए इसका यूज़ किया जाता है। द ड्रग इज़ नाउ अ बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड, तो ये ड्रग एंटी कैंसर तौर के ड्रग के ऊपर ये इसको बेचा जा रहा है। स्पाइसेस इन अंडर अ ग्रेट थ्रेट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो बहुत से जो स्पीसीज हैं, सॉरी स्पाइसेस नहीं स्पीसीज हैं, वो भी डिप एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका। इन द लास्ट 1 decade, थाउजेंड ऑफ yew trees have dried up in the various part of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये बहुत यानी कि लास्ट डेकेड में देखा जाए तो ये ड्राइड अप हो गए हैं, सूख गए हैं, ये जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते थे। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर, ये भी फैक्टर्स हैं जो कि डिक्लाइन कर रहे हैं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को। वन वन अदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस, तो ये भी है अनइक्वल एक्सेस है, सबके पास इक्वल नहीं है। इनएडिक्वेट कंजम्पशन है रिसोर्सेज का। डिफरेंशिएट शेयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट के वेलबींग के लिए। ओवर पॉपुलेशन भी overpopulation in a third world country is often cited as a cause of the environmental degradation। भाई देखो, अब आबादी बढ़ रही है तो भाई अनाज चाहिए, अनाज चाहिए तो भाई खेती करनी पड़ेगी, खेती करनी है तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, इतनी है नहीं, वो दरख्त काट रहे हैं इस तरीके से। However, an average American consume 40 times more resources than average सोमालियन से कंपेयर किया जाए तो 40 टाइम्स ज़्यादा अमेरिका में कंज्यूम किया जाते हैं रिसोर्सेज को। सिमिलरली द रिच 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज, हमारी इंडिया में 5% ऐसे रिचेस्ट इंडियन सोसाइटी है जो इकोलॉजिकल को डैमेज कर रही है बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम, क्योंकि वो जितना कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें। द पुअर एस 25%, जो पुअर हैं वो 25%, ठीक है। द फार्मर शेयर्स अ मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फार्मर्स हैं वो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इन्वायरमेंट को अपने साथ। एंड द क्वेश्चन इज हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच, कौन कंज्यूम कर सकता है, कितना कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, अब क्वेश्चन तो ये है। तो ये देखिए आप बहुत ध्यान से, ये क्या है, ये क्या है, ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग अ बैम्बू सैम्पलिंग इन अ नर्सरी एट अ मुखाली नियर अ साइलेंट वैली, साइलेंट वैली में देख लो, ठीक है। ये है साइलेंट वैली, कहाँ पे है बताइए, पता है? ये ट्राइबल वमेन है सेलिंग माइनर फूड प्रोड्यूस लीफ लिटल कलेक्शन बाय वुमेन फॉक, ओके ये देखो, ठीक है। आगे है, कर लिया हमने ये, आगे हाँ जी। डू यू नो में देखेंगे, डू यू नो दैट द अदर हाफ ऑफ द इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, 1/3 of the wetlands dried out